जयतु भारतम, मध्यकालीन भारत, ओल्ड NCERT, प्रोफेसर सतीश चंद। अध्याय 2। उत्तर भारत, 3 साम्राज्यों का काल, 8वीं से 10वीं सदी तक। ईस्वी सन 750 और 1000 के बीच उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। इनमें से एक था पाल साम्राज्य, जिसका 9वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत में बोलबाला रहा। पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा की घाटी में 10वीं सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की तूती बोलती थी। उधर दक्कन में राष्ट्रकूटों का वर्चस्व था, जो समय समय पर उत्तर और दक्षिण भारत के प्रदेशों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। यद्यपि इन तीनों साम्राज्यों के बीच संघर्ष चलता रहा, तथापि इनमें से प्रत्येक ने काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों को स्थिरतापूर्ण जीवन की परिस्थितियां प्रदान की और साहित्य तथा कला को संरक्षण दिया। तीनों में से सबसे दीर्घायु का राष्ट्रकूट साम्राज्य साबित हुआ। वह न केवल उस काल का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, बल्कि उसने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का भी काम किया। प्रभुत्व के लिए संघर्ष। पाल हर्ष के काल से ही कन्नौज को उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता था। इस दृष्टि से उसकी स्थिति वैसी ही थी जैसे दिल्ली में बाद में प्राप्त की। कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब ऊपरी गंगा घाटी तथा उससे व्यापार एवं प्रचुर कृषि संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना भी था। इसके अलावा पाल और प्रतिहार बनारस से लेकर दक्षिण बिहार तक के प्रदेशों के लिए भी एक दूसरे से जूझते रहे, क्योंकि इन प्रदेशों के पास भी भरपूर संसाधन थे और अपनी समृद्ध परंपराएं थीं। प्रतिहारों की टक्कर राष्ट्रकूटों से भी हुई। पाल साम्राज्य की स्थापना शायद 750 ईस्वी में गोपाल ने की। मालूम होता है उस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर वहां के प्रमुख लोगों ने उसे राजा चुन लिया था। 770 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल राजा बना। धर्मपाल ने 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा। इससे पहले ध्रुव प्रतिहारों को भी शिकस्त दे चुका था, लेकिन इन विजयों के बाद ध्रुव दक्कन को लौट गया और धर्मपाल के लिए मैदान खाली छोड़ गया। अवसर का लाभ उठाकर धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और वहां एक भव्य दरबार लगाया, जिसमें पंजाब, राजस्थान आदि के उन राजाओं ने भाग लिया जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। किंतु धर्मपाल कन्नौज पर अपना अस्थायी अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। जब द्वितीय नागभट्ट के शासनकाल में प्रतिहारों का भाग्य सूर्य फिर से चमका तो धर्मपाल को कन्नौज से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन मुंगेर के पास उसे प्रतिहारों से दो हाथ करने पड़े और पराजय का मुंह देखना पड़ा। बिहार और आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अपना अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए पालों और प्रतिहारों के बीच संघर्ष चलता रहा। यद्यपि बंगाल के साथ साथ बिहार पर पालों का ही अधिक समय तक नियंत्रण कायम रहा। उत्तर में विफल होकर पाल शासकों ने अपना ध्यान दूसरी दिशाओं में लगाया। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने, जो अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 810 में राजा बना था, 40 वर्षों तक राज किया। उसने प्राग, ज्योतिषपुर अर्थात आसाम और उड़ीसा के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया। शायद आधुनिक नेपाल के एक हिस्से पर भी पाल प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इस प्रकार 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा। कुछ समय तो वाराणसी तक के प्रदेश उनके नियंत्रण में आ गए थे। सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। उसके यात्रा विवरण से पालों की शक्ति की पुष्टि होती है। उसने पाल राज्य को रोहमा या धर्म अर्थात यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा। उसके अनुसार पाल राजा की अपनी पड़ोसी प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन उसकी सेना उसके बैरियों की सेनाओं से बड़ी थी। राजा सामान्यतः 50,000 हाथियों की सेना के साथ चलता था। उसकी सेना में 10 से 15,000 लोग कपड़ों को धोने और उनमें चूनन डालने का काम करते थे। इस तरह पालों की सैन्य शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। पालों के संबंध में तिब्बती ऐतिहासिक विवरणों से जानकारी मिलती है। हालांकि ये विवरण 17वीं सदी में लिखे गए थे। इनके अनुसार पाल शासक बौद्ध ज्ञान विज्ञान धर्म के महान संरक्षक थे। पूर्वी दिशा में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने पुनरुद्धार किया। उसका खर्च चलाने के लिए 200 गांवों की आमदनी उसे दान में दे दी। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। यह विश्वविद्यालय मगध में गंगा तट पर एक पर्वत शिखर पर बनाया गया था, जिसका परिवेश अत्यंत सुहावना था। पालों ने कई विहारों का निर्माण कराया, जिनमें बहुत से बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। संतरक्षित तथा दीपांकर, जिसे आतीस कहा जाता था, जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया
और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार किया। इस सब के परिणाम स्वरूप बहुत से तिब्बती बौद्ध विद्योपार्जन के लिए नालंदा और विक्रमशिला में आए। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार काफ़ी लाभदायक था, जिससे पाल साम्राज्य की समृद्धि में अभिवृद्धि हुई। जैसा कि हम देख चुके हैं, उन दिनों दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्रों के साम्राज्य का वर्चस्व था। उनका साम्राज्य मलाया, जावा, सुमात्रा आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे। उन्होंने अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे और पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने पाल राजा देवपाल से इस विहार के खर्च के लिए 5 गांवों की आमदनी देने का अनुरोध किया। यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार पालों और शैलेंद्रों के पारस्परिक संबंधों की घनिष्ठता के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, जिसका कारण शायद यह है कि उनका उद्भव गुर्जर राष्ट्र या दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। वे आरंभ में संभवतः स्थानीय ओहदेदार थे, जिन्होंने मध्य और पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों पर अपना स्वतंत्र अधिकार स्थापित कर लिया था। उन्हें सिंध से राजस्थान पर होने वाले अरबों के छिटपुट हमलों का मुकाबला करने में कारण प्रतिष्ठा मिली। लेकिन 730 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासकों ने अरबों को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया, जिसके बाद उनकी ओर से कोई वास्तविक खतरा नहीं रह गया। प्रारंभिक प्रतिहार शासकों ने ऊपरी गंगा घाटी और मालवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया, लेकिन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव और तृतीय गोविंद ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। राष्ट्रकूटों ने पहले तो 790 ईस्वी में और फिर 806 से 7 ईस्वी में उन्हें हराया। उसके बाद वे दक्कन लौट गए और पालों के लिए मैदान खुला छोड़ गए। शायद राष्ट्रकूटों की असली दिलचस्पी मालवा और गुजरात पर कब्जा करने में थी। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इस राजवंश का महानतम शासक भोज था। उसके आरंभिक जीवन के विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है और यह भी मालूम नहीं है कि वह कब सिंहासनारूढ़ हुआ, लेकिन यह निश्चित है कि उसने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया और 836 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर भी फिर से कब्जा कर लिया और यह नगर लगभग 1 सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रहा। भोज ने पूर्व की ओर अपने प्रभुत्व का विस्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन पालों ने उसे परास्त करके उसकी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाया। अब उसने मध्य भारत और दक्कन तथा गुजरात की ओर रुख किया। इससे राष्ट्रकूटों से प्रतिहारों का संघर्ष फिर से आरंभ हो गया। नर्मदा के तट पर हुई खुरेंजी भरी लड़ाई के फलस्वरूप भोज मालवा के काफ़ी बड़े हिस्सों पर और गुजरात के भी कुछ इलाकों पर अपना अधिकार कायम रखने में कामयाब रहा, लेकिन वह उस दिशा में इससे आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए उसने एक बार फिर अपना रुख उत्तर की ओर किया। एक अभिलेख के अनुसार उसके राज्य प्रदेश सतलुज नदी के पूर्वी किनारे तक फैले हुए थे। अरब यात्रियों के वृत्तांतों से मालूम होता है कि प्रतिहारों के पास भारत में सबसे अच्छी अश्वारोही सेना थी। उन दिनों मध्य एशिया और अरब देशों से घोड़ों का आयात भारतीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग था। देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल साम्राज्य के कमजोर होने पर भोज ने पूर्व की ओर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भोज का नाम अनेक कथा कहानियों का विषय है। मालूम होता है कि अपने जीवन के आरंभिक दिनों में भोज ने जीवट के से जो कार्य किए थे, उसने जिस प्रकार के प्रतिहारों के खोए हुए साम्राज्य को धीरे धीरे फिर से जीत लिया था और जिस तरह उसने कन्नौज पर प्रतिहारों का प्रभुत्व पुनः स्थापित कर दिया था, उसके कारण उसने अपने समकालीन लोगों की कल्पना में अपने लिए विशेष स्थान बना लिया था। भोज विष्णु का भक्त था और उसने आदिवरा का विरुद्ध धारण किया। उसके कुछ सिक्कों पर आदिवरा शब्द अंकित है। उज्जैन के भोज परमार से उसका अंतर बताने के लिए उसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। वस्तुतः भोज परमार ने मिहिर भोज के कुछ काल बाद शासन किया था। भोज की मृत्यु शायद 885 ईस्वी के आसपास हुई। उसके बाद उसका बेटा प्रथम महेंद्रपाल राजा हुआ। अपने 908 से 909 ईस्वी तक के शासनकाल में महेंद्रपाल ने भोज के साम्राज्य को तो कायम रखा ही, उसने उसकी सीमाओं का विस्तार मगध और उत्तर बंगाल तक कर लिया। उसके अभिलेख काठियावाड़, पूर्वी पंजाब और अवध में भी मिले। महेंद्रपाल ने एक लड़ाई में कश्मीर के राजा के खिलाफ भी लड़ी, लेकिन उसे भोज द्वारा पंजाब में जीते गए कुछ इलाके कश्मीर के राजा को सौंपने पड़े। इस प्रकार 9वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश से लेकर 10वीं सदी के मध्य तक के लगभग 100 सालों की अवधि में उत्तर भारत में प्रतिहारों का बोलबाला रहा। बगदाद निवासी अल-मसूदी ने 915 से 16 ईस्वी में गुजरात की यात्रा की। उसके विवरण से प्रतिहार शासकों की शक्ति और मान प्रतिष्ठा तथा उनके साम्राज्य की विशालता की पुष्टि होती है। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल-जजूर कहा। जजूर शायद गुज्जर का विकृत रूप है। इसी तरह वह राजा बौरा कहता था। बौरा शायद आदिवराह का बिगड़ा हुआ।
अलमसूदी के गुजरात आने के पूर्व ही भोज की मृत्यु हो चुकी थी। अलमसूदी बताता है कि जुजूर के साम्राज्य में 18 लाख गांव, नगर और ग्रामीण क्षेत्र थे। उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 2-2 हजार किलोमीटर थी। राजा की सेना में 4 चमूए डिवीजन थी। प्रत्येक चमूए में 7 से 9 लाख लोग थे। अपनी उत्तर की सेना से वह मुल्तान के राजा और उससे संबंध रखने वाले शासकों के खिलाफ लड़ता था, और दक्षिण की सेना राष्ट्रकूटों के विरुद्ध लड़ती थी और पूर्व की सेना पालों से लुहा लेती थी। उसके पास युद्ध के लिए केवल 2000 प्रशिक्षित हाथी थे। उसकी अश्वारोही सेना देश के सर्वश्रेष्ठ थी। प्रतिहार शासक ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के उदार संरक्षक थे। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पौत्र महिपाल के दरबार में रहता था। प्रतिहारों ने कई भव्य भवनों और मंदिरों से कन्नौज का रूप भी निखारा। 8वीं और 9वीं सदी में बहुत से भारतीय विद्वान राजदूत मंडलों के साथ बगदाद में खलीफा के दरबार में पहुंचे, और इन विद्वानों ने अरब संसार को भारतीय विज्ञानों से, विशेषकर गणित, बीजगणित और चिकित्सा शास्त्र से परिचित करवाया। इन राजदूत मंडलों को भेजने वाले भारतीय राजाओं के नाम हमें मालूम नहीं है। प्रतिहार सिंध के अरब शासकों के प्रति अपने बैर भाव के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बावजूद मालूम होता है कि इस काल में भी भारत और पश्चिम एशिया के बीच विद्वानों का आदान प्रदान और वाणिज्य व्यापार चलता रहा। 915 ईस्वी और 918 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट राजा तृतीय इंद्र ने फिर कन्नौज पर आक्रमण किया और नगर को तहस नहस कर दिया। इससे प्रतिहार साम्राज्य कमजोर पड़ गया और शायद गुजरात राष्ट्रकूटों के हाथ में चला गया, क्योंकि अलमसूदी बताता है कि प्रतिहार साम्राज्य की पहुंच समुद्र तक नहीं थी। गुजरात समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था और उत्तर भारत का माल यहीं से होकर पश्चिम एशिया को पहुंचता था। इसलिए गुजरात की क्षति प्रतिहार साम्राज्य के लिए एक दूसरा बड़ा आघात थी। 963 में एक अन्य राष्ट्रकूट राजा तृतीय कृष्ण ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासक को परास्त कर दिया। इसके बाद प्रतिहार साम्राज्य तेजी से बिखरता चला गया। राष्ट्रकूट। यदि उत्तर भारत पर पालों और प्रतिहारों का शासन था, तो दक्कन में राष्ट्रकूट वंश राज कर रहा था। इस राजवंश ने दक्कन को एक के बाद एक अनेक वीर योद्धा तथा कुशल प्रशासक दिए। इस राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, जिसने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेड़ या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूटों ने शीघ्र ही उत्तर महाराष्ट्र के पूरे प्रदेश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। जैसा कि हम देख चुके हैं कि गुजरात और मालवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रतिहारों से भी लुहा लिया। यद्यपि उनके हमलों के फलस्वरूप गंगा घाटी पर राष्ट्रकूटों का अधिकार नहीं हो पाया, तथापि उन्होंने इन हमलों से प्राप्त लूट के माल से अपना खजाना भरा और प्रसिद्धि प्राप्त की। वे वेंगी अर्थात आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है के पूर्वी चालुक्यों से भी बराबर जूझते रहे और दक्षिण के कांची के पल्लवों तथा मदुरई के पांडवों से भी दो हाथ करते रहे। गोविंद तृतीय 793 ईस्वी से 814 ईस्वी और अमोघ वर्ष 814 ईस्वी से 878 ईस्वी शायद सबसे महान राष्ट्रकूट राजा थे। कन्नौज के नागभट्ट पर सफल आक्रमण करने और मालवा को अपने साम्राज्य का अंग बना लेने के बाद तृतीय गोविंद दक्षिण की ओर मुड़ा। एक अभिलेख से मालूम होता है कि गोविंद ने केरल, पांड्य तथा चोल राजाओं को भयभीत कर दिया और पल्लवों को श्रीहीन बना दिया। अपनी नीचता के कारण असंतुष्ट हो जाने वाले गंगों की श्रृंखला में जकड़ कर और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। लंका का राजा और उसका मंत्री, जिन्हें अपने हित अहित का विचार नहीं था, बंदी बनाकर हालापुर लाए गए। लंका के इष्टदेव की 2 प्रतिमाएं मान्यखेड़ लाई गईं और शिव मंदिर के सामने विजय स्तंभों के रूप में प्रतिष्ठित कर दी गई। अमोघ वर्ष 68 वर्षों तक शासन किया, लेकिन प्रकृत्या युद्ध की अपेक्षा उसकी धर्म और साहित्य में अधिक रुचि थी। वह स्वयं भी लेखक था और उसे राजनीति पर कन्नड़ की प्रथम कृति की रचना करने का श्रेय भी दिया जाता है। वह एक महान निर्माता भी था और कहते हैं कि मान्यखेड़ को उसने एक ऐसा रूप दिया जिसके समक्ष इंद्रपुरी भी लज्जित होती थी। अमोघ वर्ष के शासन में राष्ट्रकूट साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों में कई विद्रोह हुए। इन विद्रोहों को बहुत मुश्किल से दबाया जा सका, किंतु अमोघ वर्ष की मृत्यु के उपरांत नए सिरे से विद्रोह भड़क उठे। अमोघ वर्ष का पौत्र तृतीय इंद्र 915 ईस्वी से 927 ईस्वी साम्राज्य की खोई हुई श्री समृद्धि फिर से वापस ले आया। 915 ईस्वी में महिपाल को पराजित करने और कन्नौज को पदमर्दित करने के बाद तृतीय इंद्र अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आया। उस काल में भारत की यात्रा करने वाले अलमसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्लभराज भारत का सबसे प्रतापी राजा था। भारत के अधिकांश राजा उसकी प्रभुता को स्वीकार करते थे और उसके दूतों का आदर करते थे। उसके पास एक विशाल सेना भी थी जिसमें बहुत सारे हाथी थे। इस राजवंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय 934 ईस्वी से
96 ईस्वी तक हुआ। उसे मालवा के परमारो और वेंगी के पूर्वी चालुक्यों से लोहा लेना पड़ा। उसने तंजौर के चोल शासकों के खिलाफ भी सैनिक अभियान किया। चोलों ने कांची के पल्लवों का राज्य छीन लिया था, लेकिन कृष्ण ने चोल राज्य प्रथम परंतक को परास्त करके 949 ईस्वी चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। इसके उपरांत वह दक्षिण में रामेश्वरम की ओर बढ़ा और वहां तक के प्रदेशों को जीतकर उसने वहां एक विजय स्तंभ पर स्थापित करवाया एवं एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। कृष्ण की मृत्यु के बाद उसके संग सभी वेंगी और उत्तराधिकारी के खिलाफ एकजुटता हो गई। 972 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट को जीतकर उन्होंने वहां आग लगा दी। इसके साथ ही राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत हो गया। दक्कन में राष्ट्रकूट शासन 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 साल तक कायम रहा। राष्ट्रकूट शासकों के धार्मिक विचारों में बहुत सहिष्णुता और उदारता थी। उन्होंने न केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया, बल्कि जैन धर्म को बढ़ावा दिया। राष्ट्रकूट राजा प्रथम कृष्ण ने अलोरा को प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनवाया था। कहते हैं कि उसका उत्तराधिकारी अमोघवर्ष जैन था। उसने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाज़त दी और साथ ही उन्होंने इस्लाम के प्रचार की भी छूट दी। बताया जाता है कि राष्ट्रकूट प्रदेशों में मुसलमानों के अपने अलग मुखिया हुआ करते थे। कई तटवर्ती शहरों में रोजाना इबादत के लिए उनकी अपनी मस्जिदें थीं। इस सहिष्णुता की नीति से विदेश व्यापार में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रकूटों की समृद्धि बढ़ी। राष्ट्रकूट राजा कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे, बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृत तथा अपभ्रंश में लिखते थे। ये दोनों भाषाएं अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननियां थीं। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और उसके पुत्र शायद राष्ट्रकूट दरबार में ही रहते थे। राजनीतिक विचार और संगठन। इन साम्राज्यों की शासन प्रणाली गुप्त साम्राज्य तथा उत्तर के हर्ष के राज्य और दक्कन के में चालुक्यों के राज्य के राजनीतिक विचारों एवं रीति रिवाजों पर आधारित थी। पहले की ही तरह राजा सारी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र था। वह प्रशासन का मुखिया और प्रधान सेनापति था। वह एक भव्य दरबार में बैठता था। सामने के अहाते में पैदल और अश्वारोही सेनाएं सन्नद्ध रहती थीं। युद्ध में छीने गए हाथी और घोड़ों का उसके सामने प्रदर्शन किया जाता था। राजकीय सहायक सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। राजा से प्रतिदिन मिलने आने वाले मातहत सरदारों, सामंतों, राजदूतों तथा अन्य उच्चाधिकारियों के आगमन और विदाई का नियमन यही लोग करते थे। राजा न्याय भी करता था। राजदरबार राजनीतिक मामलों और न्याय का ही नहीं, सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र था। नर्तकियां और कुशल गायक दरबार का मनोरंजन करते थे। उत्सवों के अवसर पर परिवार की स्त्रियां भी दरबार में उपस्थित होती थीं। अरब लेखकों के अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य में महिलाएं अपने चेहरों पर पर्दा नहीं डालती थीं। राजा की स्थिति सामान्यतः वंशानुगत होती थी। उस काल की असुरक्षा को देखते हुए चिंतक लोग राजा के प्रति संपूर्ण निष्ठा और आज्ञा पालन की प्रवृत्ति पर जोर देते थे। राजाओं के बीच तथा राजाओं और उनके मातहतों के बीच आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थीं। राजा अपने राज्य के अंदर शांति सुव्यवस्था कायम रखने की कोशिश करता था, लेकिन उसके हाथ बहुत दूर तक नहीं पहुँचते थे। मातहत राजा और स्वतंत्र सरदार अपने सीधे प्रशासन के अधीन आने वाले क्षेत्रों को प्रायः सीमित कर देते। तिथि नामक एक समकालीन लेखक का विचार था कि व्यक्ति को शस्त्र धारण करने का अधिकार है, क्योंकि उसे चोरों और हत्यारों से अपनी रक्षा करनी है। उसका यह विचार भी था कि अन्यायी राजा का विरोध करना उचित है। इस प्रकार राजा के असीम अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के संबंध में मुख्य रूप से पुराणों में जो विचार व्यक्त किया गया है था, वह सभी चिंतकों को स्वीकार नहीं था। उत्तराधिकार के नियम कठोर रूप से निर्धारित नहीं थे। सामान्यतः उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता था, किंतु इस बात से बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र को अपने छोटे भाइयों से लड़ना पड़ा और वो कई बार पराजित भी हुए। मसलन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव तथा चतुर्थ गोविंद ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को अपदस्थ किया। कभी कभी राजा अपने ज्येष्ठ या किसी भी अन्य विशेष प्रिय पुत्र को युवराज पद प्रदान कर देता था। उस स्थिति में युवराज राजधानी में उपस्थित रहकर प्रशासन में राजा का हाथ बटाता था। कनिष्ठ पुत्रों को भी कभी कभी प्रांतीय शासक नियुक्त किया जाता था। सामान्यतः राजकुमारियों को सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, लेकिन इसका एक अपवाद भी मिलता है। अमोघवर्ष प्रथम की पुत्री चंद्रोबलब्बे ने कुछ काल तक रायचूर दोआब का प्रशासन संभाला था। राजा को सलाह मशविरा देने के लिए सामान्यतः कई मंत्री होते थे। आमतौर पर प्रमुख परिवारों से राजा मंत्रियों का चयन करता था। उनकी स्थिति वंशानुगत होती थी। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण परिवार के एक के बाद एक 4 सदस्य धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारियों के महामंत्री हुए। ऐसे मामलों में मंत्री बहुत शक्तिशाली बन जाते थे। यद्यपि हमें केंद्रीय सरकार के कई विभागों के उल्लेख देखने को मिलते हैं, तथापि
हमें यह नहीं मालूम कि इनमें से कितने विभाग वास्तव में मौजूद होते थे और वे कैसे काम करते थे। पुरालेखीय तथा साहित्यिक स्रोतों से लगता है कि लगभग हर राज्य में विदेशी मामलों और राजस्व विभाग का एक एक मंत्री होता था। इसके अलावा कोषाध्यक्ष, सेनापति, मुख्य न्यायाधीश और पुरोहित भी होता था। एक व्यक्ति एकाधिक पदों पर नियुक्त किया जा सकता था और शायद किसी एक मंत्री को प्रधानमंत्री माना जाता था, जिस पर राजा अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक भरोसा करता था। पुरोहित को छोड़कर सभी मंत्रियों से अवसर आने पर सैनिक अभियानों का नेतृत्व करने की आशा की जाती थी। हमें अंतःपुर अधिकारी के भी उल्लेख देखने को मिलते हैं। चूंकि राजा समस्त सत्ता का स्रोत होता था, इसीलिए अंतःपुर के कुछ अधिकारियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली थी। साम्राज्य के अनुरक्षण तथा विस्तार के लिए सैन्य बल बहुत महत्वपूर्ण थे। हम अरब यात्रियों के विवरणों के हवाले से बता चुके हैं कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के पास विशाल सुसंगठित सेना, पैदल सेना, अश्वारोही वाहिनियां थीं। इनके अलावा इनके पास युद्ध के लिए प्रशिक्षित बहुत से हाथी भी होते थे। हाथियों को शक्ति का स्तंभ माना जाता था और वे बहुत मूल्यवान माने जाते थे। पाल राजाओं के पास सबसे अधिक हाथी थे। राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजा समुद्री मार्ग से अरब देश और पश्चिम एशिया से एवं थल मार्ग से एशिया से बड़ी संख्या में घोड़ों का आयात करते थे। प्रतिहारों के पास सबसे समर्थ अश्वारोही सेना थी, ऐसा विश्वास किया जाता है। रथों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मालूम होता है कि अब युद्ध में उनका उपयोग नहीं किया जाता था। कुछ राजाओं के पास, खासतौर पर राष्ट्रकूटों के पास, बहुत से किले होते थे। उनमें विशेष सैनिक रखे जाते थे और उनके स्वतंत्र सेनापति होते थे। पैदल सेना में नियमित और अस्थायी दोनों तरह के सैनिक होते थे। इनके अलावा मातहत राजाओं द्वारा सुलभ कराए गए सैनिक भी पैदल सेना में शामिल होते थे। नियमित सैनिक बहुधा वंशानुगत होते थे और कभी कभी उन्हें पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से भर्ती किया जाता था। उदाहरण के लिए पालों की पैदल सेना में मालवा, खास, लाट और कर्नाटक के सैनिक शामिल थे। पाल राजाओं और शायद राष्ट्रकूट की भी अपनी अपनी नौसेनाएं थीं, लेकिन ये सेनाएं कितनी होती थीं और इनका संगठन किस प्रकार किया जाता था, इस संबंध में हमें कोई खास जानकारी नहीं है। साम्राज्य के कुछ प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था सीधे केंद्र से की जाती थी, लेकिन कुछ प्रदेशों का प्रशासन मातहत, वशील सरदारों के हाथों में होता था। आंतरिक मामलों में संबंध में मातहत सरदार स्वशासी होते थे। उन पर राजा के प्रति वफादार बने रहने की पाबंदी होती थी। साथ ही उन्हें राजा की अधीनता सूचक निश्चित कर या नजराना देना पड़ता था और उसकी सेवा में निर्धारित संख्या सैनिक सुलभ कराने पड़ते थे। जरूरी लगने पर ऐसे सरदार के एक लड़के को दरबार में बुलाकर वहीं राजा की सेवा में रखा जाता था। इस तरह यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती थी कि मातहत सरदार विद्रोह न करें। विशेष अवसरों पर इन सरदारों को राजदरबार में हाजिरी बजानी पड़ती थी और कभी कभी उन्हें अपनी किसी लड़की का विवाह राजा या उसके किसी बेटे से कर देना पड़ता था। लेकिन मातहत सरदार हमेशा स्वतंत्र हो जाने को उत्सुक रहते थे और बहुधा उनके और अनेक अधिराजा के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थीं। उदाहरण के लिए राष्ट्रकूटों को वेगी और कर्नाटक के मातहत सरदारों से हमेशा लड़ते रहना पड़ा। इसी प्रकार प्रतिहारों को मालवा के परमारों और बुंदेलखंड के चंदेलों को काबू कर रखने के लिए जूझते रहना पड़ा। पाल और प्रतिहार साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासित प्रदेश भुक्ति अर्थात प्रांत, मंडल और विषय जिले में विभाजित थे। भुक्ति का शासक ऊपरिक कहलाता था और विषय का प्रशासक विषयपति। ऊपरिक से भू राजस्व वसूल करने और अपनी भुक्ति में सेना की सहायता से शांति सुव्यवस्था कायम रखने की आशा की जाती थी। विषयपति से भी अपने इलाकों में यही काम करने की अपेक्षा रखी जाती थी। इस काल में छोटे छोटे सरदारों की संख्या में वृद्धि हुई। ये लोग सामंत या भोगपति कहलाते थे और कई कई गांवों पर इनका प्रभुत्व होता था। विषयपतियों और इन छोटे सरदारों में आपस में मिल जाने की प्रवृत्ति रहती थी। बाद में इन दोनों के लिए दोनों के बीच के भेद ख्याल किए बिना सामंत शब्द का प्रयोग होने लगा। राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्र, विषय और भुक्ति में बटे हुए थे। राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता था। वह उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करता था जिन्हें पाल और प्रतिहार राज्यों में ऊपरिक निभाते थे। विषय आधुनिक जिलों के समान था और भुक्ति उससे छोटी एक इकाई। पाल और प्रतिहार साम्राज्यों में विषय के नीचे की इकाई पत्तल कहलाती थी। इन छोटी इकाइयों की ठीक ठीक क्या भूमिका रहती थी यह हमें मालूम नहीं है। लगता है कि उनका मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली और कुछ कुछ शांति सुव्यवस्था कायम रखना भी था। जान पड़ता है सभी अधिकारियों को भुगतान लगान मुक्त भूमि दानों के जरिए किया जाता था। इससे स्थानीय अधिकारियों और वंशानुगत सरदारों तथा छोटे मातहत राजाओं के बीच
का भेद तिरोहित हो जाता था। इसी प्रकार कभी कभी राष्ट्रपति या प्रांतीय शासक को मातहत राजा की स्थिति या विरुद्ध हासिल होता था। इन क्षेत्रीय विभाजनों के नीचे आता था गांव। गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई होता था। गांव का प्रशासन मुखिया और पटवारी चलाते थे। ये दोनों पद सामान्यतः वंशानुगत होते थे। उनको किए जाने वाला भुगतान का तरीका भी लगान रहित भूमि का दान ही था। मुखिया को अपने कामकाज के अक्सर गांव के बुजुर्ग की सहायता मिलती थी, जो ग्राम महाजन या ग्राम महत्तर कहलाता था। स्रोतों से मालूम होता है कि राष्ट्रकूट राज्य में खास तौर से कर्नाटक स्थानीय विद्यालयों, तालाबों, मंदिरों और सड़कों की देखरेख के लिए ग्राम समितियां होती थीं। न्यास के तौर पर पैसा संपत्ति उनके सुपुर्द की जा सकती थी, जिसकी व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी होती थी। ये समितियां मुखिया से घनिष्ठ सहयोग करते हुए काम करती थीं और उन्हें राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत दिया जाता था। ये समितियां छोटे मोटे विवादों का निपटारा करती थीं। शहरों में भी इसी तरह की समितियां होती थीं, जिन्हें श्रेणियों अर्थात विभिन्न पेशों में लगे लोगों के अलग अलग संगठन के प्रधान भी शामिल किए जाते थे। शहर और उसके आसपास के इलाकों में शांति सुव्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी कोष्टपाल या कोतवाल की थी। कोतवाल को लेकर बहुत सी कथा कहानियां गढ़ी गई हैं। दक्कन में वंशानुगत राजस्व अधिकारी नाड गवुंडो या देश ग्राम कूटों का उदय इस काल में एक प्रमुख विशेषता है। मालूम होता है वे वही काम करते थे जो बाद में महाराष्ट्र में देशमुख और देश पांडे लोगों को जिम्मे आया। दक्कन में वंशानुगत राजस्व अधिकारियों और उत्तर भारत में छोटे छोटे सरदारों के उदय का, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, भारतीय समाज और राजनीति पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ज्यों ज्यों इन वंशानुगत अधिकारियों और सरदारों की शक्ति बढ़ती गई, केंद्रीय शासक के लिए भी उन पर अपनी सत्ता की धाक जमा पाना और उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो गया। जब हम कहते हैं कि सरकार का सामंतीकरण, फ्यूडलाइजेशन हो रहा था, तो हमारा तात्पर्य वस्तुतः इसी स्थिति से होता है। इस काल की एक और बात ध्यान रखने लायक है, राज्य और धर्म का संबंध। इस काल में कई राजा शिव या विष्णु के निष्ठावान भक्त हुआ करते थे और कई बौद्ध धर्म या जैन धर्म की शिक्षा में विश्वास रखते थे। उन्होंने ब्राह्मणों या बौद्ध विहारों अथवा जैन मंदिरों की जीव खोल कर दान किया, लेकिन आमतौर पर सभी धर्मों को संरक्षण देते थे और किसी पर भी किसी धर्म में विश्वास रखने के लिए अत्याचार नहीं करते थे। राष्ट्रकूट राजाओं ने तो मुसलमानों का भी स्वागत किया और अपने राज्य में उन्हें इस्लाम प्रचार करने की छूट दी। सामान्यतया राजा से यह आशा नहीं की जाती थी कि वह प्रचलित रीति रिवाजों में दस्तनताजी करेगा या धर्मशास्त्रों के नाम पर प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में निर्दिष्ट आचार संहिता में हस्तक्षेप करेगा। हाँ, ब्राह्मणों तथा 4 वर्णों की सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना उसका दायित्व अवश्य माना जाता था। पुरोहित से इस मामले में उसका मार्गदर्शन करने की अपेक्षा रखी जाती थी, लेकिन इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि पुरोहित राजकाज में दखल देता था या राजा पर उसकी हर बात में चलती थी। इस काल में धर्मशास्त्र के सबसे प्रमुख व्याख्याता मेधातिथि का कहना था कि राजा की सत्ता का स्रोत धर्मशास्त्र, जिनमें वेद भी शामिल थे, और अर्थशास्त्र दोनों हैं। उसके नागरिक का कर्तव्य राजधर्म राजनीति के सिद्धांतों अर्थात अर्थशास्त्र पर आधारित होने चाहिए। इसका मतलब वस्तुतः यह था कि राजनीति और धर्म को तत्वतः एक दूसरे से अलग रखा जाता था। धर्म राजा का व्यक्तिगत कर्तव्य था। इस प्रकार राजा पर पुरोहित का या उनके द्वारा प्रतिपादित पवित्र नियमों का दबदबा नहीं होता था।